जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। आप सभी अपनी एक बढ़िया रणनीति के साथ वाली तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए, मेहनत तो आप सभी कर ही रहे हैं निश्चित तौर पर, परंतु होता है ना कि हमारी मेहनत भी आज ऐसा मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है कि हमें अपनी मेहनत को भी एक बड़े ही स्ट्रैटेजिक वे में लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि एक रणनीति वाले अंदाज में हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने हालचाल बताइए। सभी लोग अच्छे हैं? घर परिवार में सभी बढ़िया हैं, बेहतर हैं? सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। और दूसरी चीज़, आप मुझे प्लीज़ ये कंफर्म करेंगे कि क्या आप रिवीजन करके आए हैं? और इस कंफर्मेशन को हर दिन मैं चेक करूंगा। जो हमने कल पढ़ाया उससे एक सवाल पूछकर, हर दिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा पिछली क्लास का, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरा आप सभी से सवाल है, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा, कि मुझे बताइए, जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति ये किस वर्ष में लागू हुई थी? ये किस वर्ष में अप्लाई हुई थी? ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्टली आप उत्तर करिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरमात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, किस वर्ष में लाई गई थी? बहुत बढ़िया। दो दो बातें हैं, दो चीज अब हमने याद कर ली हैं। 1960, 1971, कहीं कुछ भी लपेट देंगे, हम कभी ये चीज देखेंगे ही नहीं। देखो, एक स्टेज होती है ना पढ़ना, एक स्टेज होती है ना पढ़ना, तब तो आप गलती करते हैं। दूसरी स्टेज होती है पढ़ने के बाद हेडिंग के साथ याद नहीं रखना। आप अब दूसरी स्टेज पर हो कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन चीज़ों को हेडिंग के साथ में याद नहीं रख रहे हो। तो आपको ना हेडिंग के साथ याद रखना पड़ेगा, तब वो तीसरी स्टेज आएगी जब आप बिल्कुल परफेक्ट उत्तर देंगे। तो 1971 लागू जो हुई थी, देखिए 1960 में एक परिकल्पना बनाई गई कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाएंगे, और 1971 में इसको लागू किया गया। चलिए, एक बार कल की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। हमने चैप्टर शुरू किया था मात्रक यानी कि यूनिट्स। सदियों पुरानी बातें हैं, इतने समय में तो तुम भूल जाते होंगे। हमने चैप्टर शुरू किया यूनिट्स। हमने ये देखा फिजिक्स क्या होती है, उसके साथ हमने देखा क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, राशियाँ क्या होती हैं, और हमने पाया कि राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो हमने मात्रकों की प्रणालियाँ पढ़ी, हमने सिस्टम ऑफ द यूनिट्स पढ़े, जिसमें हमने तीन सिस्टम मुख्य मुख्य देखे। एमकेएस सिस्टम, आपका सॉरी सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। लेकिन इन तीनों से काम नहीं चल रहा था, लोग आपस में लड़ रहे थे। तो हमने एक चौथे सिस्टम के बारे में सोचा, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। 1960 में ये बात सोची गई और इसे लोगों के बीच आने में 11 वर्ष लगे, यानी कि 1971 में ये आप सभी के पास आया। देखो, मैं आपको एक फर्क बताऊं एसएससी के फिजिक्स के क्वेश्चन पूछने में। बाकी सभी कमीशन जो एग्जाम ले रहे हैं वो भौतिकी को भौतिकी के नजरिए से पूछते हैं, जैसे वो पूछेंगे ओम का नियम क्या है। लेकिन एसएससी भौतिकी को भौतिकी बना के नहीं पूछता, वो हिस्ट्री बना के पूछेगा। वो कहता है ओम के नियम की खोज किस वर्ष हुई थी, ये लो। ओम जी किस साल पैदा हुए थे, फिर आगे वो ऐसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे। बताओ, ओम का नियम जो V बराबर IR होता है, जिसे जॉर्ज साइमंस ओम ने दिया, जो जर्मनी के रहने वाले थे, जिनका जन्म सन 1828 में हुआ, उनकी शादी किस साल हुई थी। एसएससी कुछ भी पूछता है, इसलिए हमें थोड़ा सा एसएससी के नज़रिए से ज़्यादा ध्यान से बात करनी पड़ेगी। इसलिए हमें ईयर्स पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको 1960, 1971 ये तमाम चीज़ें लिखवाता हुआ चल रहा हूँ। बाकी सारे एग्जाम्स के लिए जब मैं सिखा रहा होता हूँ तो इन ईयर्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन एसएससी के मामले में ध्यान से हमें करना पड़ेगा। ये एक बड़ा बदलाव एसएससी के क्वेश्चन पूछने के तरीके में होता है। चलिए, हाँ, उसको हिस्ट्री पूछनी है साइंटिस्टों की, उसको खोज से मतलब नहीं है, वो हिस्ट्री पूछेगा। तो कल हमने जो हेडिंग डाली थी वो यहाँ हमने छोड़ा था कि एसआई सिस्टम, ये हेडिंग आपके नोटबुक में डली होगी, इंटरनेशनल सिस्टम। वो सभी साथी हम सब करिए जिन्होंने नोटबुक कल बना ली है और आज वो नोटबुक लेके बैठे हुए हैं। मेरी क्लास में साथ के साथ नोट करना है, बाद का कोई चक्कर नहीं है। बाद में आप उसका अपना समय रिवाइज करने में बिताना, साफ सुथरा लिखने में, उन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों के गुण नहीं होते। एक बार हम सब करिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। आज भी देखो कुछ ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे जिनको आपने गोलमोल पढ़ रखा है।
हलवा हलवा सा बना के पढ़ रखा है। बहुत बढ़िया भैया, सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में एक सिलेक्शन वाली राह पर चलना चाहते हैं तो कॉपी पेन उठाइए, दो तरह के पेन लो, कॉपी लो, एक पेन से हेडिंग डालो और एक पेन से लिखो। मैं लिखने के लिए सफिशिएंट टाइम आपको दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों साथियों को। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए राशियों की संख्या कितनी होती है, क्वांटिटीज का नंबर कितना होता है, बताइए। बैच में आपकी क्लास कब से होंगी, कौन से बैच की बात पूछ रहे हैं, प्रॉपर पूछा करो भाई। बिल्कुल हो जाएगा, बिहार एसएससी इससे बिल्कुल 100% कवर हो जाएगा। बहुत अच्छा उत्तर है आप सभी का, वेरी गुड। तो आपका कहना है कि राशियों की संख्या 7 होती है, कुछ साथी 3 कह रहे हैं, कुछ जिनको 4 से बहुत गहरी मोहब्बत है वो 4 भी कह रहे हैं, और जिसका मन में जो आ रहा है वो 2 भी कह रहा है। बहुत अच्छी बात है, 4 7 2 8 9 15 20। तो अब एग्जाम में 10-20 ऑप्शन आएंगे, सब अपने अपनी मर्जी से लगा के चले आना, सही हो जाएगा। देखो हमारे साथ पता है दिक्कत क्या है, आप मानना है इस बात को, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप सच में हेडिंग के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब आप केवल ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, जबकि आपको समझ के पढ़ना होगा। चलिए, जो साथी कह रहे हैं अधिकतम उत्तर 7 है कि राशियां 7 होती हैं, क्वांटिटी 7 होती है, मैं आपको राशियां गिनवाना शुरू करता हूं। आपने नाम तो उनका सुना है, बस मैं कह दूंगा राशियां हैं तो आप समझ जाओगे। आपने राशि पढ़ी है, यस और नो करके बोलते रहना। चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, समय, लंबाई, द्रव्यमान। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा त्वरण पढ़ा है, संवेग पढ़ा है, आवेग पढ़ा है। उसके अलावा आपने गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा है, कार्य पढ़ा है, ऊर्जा पढ़ी है, शक्ति पढ़ी है। और बताओ कितनी गिनवाऊं? तो 12-14 तो यही हो गई, मैं आपको कितनी भी गिनवा दूंगा। इंग्लिश वाले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, लेंथ, मास, करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, उसके अलावा एक्सेलरेशन हो गया, उसके अलावा मोमेंटम हो गया, और इम्पल्स हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर हो गए। कितनी काउंट करा दूंगा? अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते हो कि केवल राशियां कितनी होती हैं, तो फिर 7 क्या उत्तर कर रहे हो? मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा राशियां कितनी होती हैं। आपका उत्तर ये होना चाहिए भैया जी राशियां तो बहुत सारी होती, और बहुत सारे का मतलब मैं कह देता हूं अनंत है, इनफाइनाइट क्वांटिटीज हैं मेरे सामने। हमारे सिलेबस में तो 12-13 चैप्टर हैं। फिजिक्स यहाँ तक सीमित नहीं है, अगर आप 12वीं स्तर पे देखोगे 28 चैप्टर मिलेंगे, बीएससी स्तर पे देखोगे तो 3 साल की फिजिक्स हो जाएगी, उसी में 70 चैप्टर मिलेंगे, एमएससी लेवल पे देखोगे तो और गहरी हो जाएगी, 200 चैप्टर हो जाएंगे, पीएचडी लेवल पे और 300 चैप्टर हो जाएंगे। तो फिजिक्स हमारे स्तर तक ही थोड़े ना सिमट के रह जाती है, मैं तो तमाम राशियों की बात कर रहा हूं। तो पहली चीज दिमाग में रखेंगे कि अगर केवल कोई ये पूछे राशियां कितनी हैं, तो राशियां इनफाइनाइट हैं, अनंत है, बहुत सारी राशियां हैं। पेपर में कभी सवाल नहीं पूछेगा कि राशियां कितनी होती हैं, ये हमें अपने लिए ध्यान रखना है। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको याद हो, सदियों पुरानी बात, तो हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमें सभी राशियों को डिवाइड करना है। तो मैंने सभी राशियों को डिवाइड करने का आधार बनाया कि कौन आत्मनिर्भर है, कौन सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट का अर्थ क्या है, पहले एक बात आप ध्यान से समझिए। हर एक राशि के साथ मात्रक जुड़ा हुआ होता है। हर एक राशि का मात्रक एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक राशि में लिखता हूं लंबाई, इसको नोट मत करना, ये जस्ट समझाने के लिए है। एक क्वांटिटी मैंने लिखी लंबाई, यानी कि लेंथ, ये एक राशि है। भैया राशि और मात्रकों में फर्क जरूर समझिए आप। जिसको आप नाप रहे हो वो राशि है, जिस में नाप रहे हो वो उसका मात्रक है। अब इसके मात्रक क्या क्या हो सकते हैं, इसकी यूनिट क्या हो सकती हैं? भाई एम के सिस्टम में देखोगे तो मीटर होगी, सीजीएस सिस्टम में देखोगे तो सेंटीमीटर होगी, एफपीएस सिस्टम में देखोगे तो फुट होगी। तो हर एक राशि का एक तो मात्रक होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जितनी राशियां होंगी उससे ज्यादा ही मात्रक होंगे। तो मैंने कहा कि पहले वो राशि इधर आ जाइए जिनके पास अपने मात्रक हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर है, क्या इस बात को लिखने के लिए किसी और की जरूरत है? एक बार यस और नो बताइए। भाई लंबाई के पास अपना मात्रक है मीटर, क्या लंबाई का मात्रक मीटर लिखने के लिए मुझे किसी और से कुछ मांगना पड़ा? नहीं, लंबाई के पास अपना एक मात्रक है। तो मैंने कहा कि वो 7 राशियां इधर निकल के आ जाओ जिनके पास अपने मात्रक हैं। उन राशियों को मैंने कहा तुम हो भाई मूल राशियां, तुम हो फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति की पहली कैटेगरी मूल राशियां होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। और जो आपके दिमाग में एक उल्टा पुल्टा उत्तर भरा है
7 वो मूल राशियों के लिए होता है। वो कितने राशियां हैं? वो 7 राशियां हैं जिनके पास अपने स्वयं के मात्रक हैं। तो वो कौन सी होती हैं? वो ये 7 मूल राशियां होती हैं। अभी मैं जितना कहूं उस पर ध्यान देना। पहली राशि द्रव्यमान निकल के आई। हमने कहा क्या आपके पास अपना मात्रक है? लंबाई ने कहा, द्रव्यमान ने कहा बिल्कुल है, मेरे पास किलोग्राम है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सातों को कहीं भी लिख दो। लंबाई ने कहा मेरे पास अपना मात्रक मीटर है। समय ने कहा मेरे पास अपना मात्रक सेकंड है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट ने कहा मेरे पास अपना मात्रक एम्पियर है। तापमान ने कहा, टेम्परेचर ने मेरे पास अपना मात्रक केल्विन है। पदार्थ की मात्रा ने कहा मेरे पास अपना मात्रक मोल है। और प्रकाश की चमक जिसको हम ज्योति तीव्रता कहते हैं उसने कहा मेरे पास अपना मात्रक कैंडेला है। यहां पर हमें यह जानना जरूरी नहीं है कि क्या धारा होती है, क्या तापमान होता है, क्या मोल होता है, क्या ज्योति तीव्रता होती है। उनके लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं। विद्युत धारा वाले चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे, तापमान वाले चैप्टर में तापमान को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ये वो पूरी फिजिक्स में 7 राशियां हैं जिनके पास अपने मात्रक हैं, और हमने इनको क्या बोला? मूल राशियां बोला, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला। तो सभी को समझ में आया फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये 7 राशियां होती हैं, ये उनके मात्रक होते हैं। अभी आगे की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं कि मूल राशियों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की पहली कैटेगरी हमारी क्या बनती है? अब आप चाहे तो मूल राशियां कहिए या मूल मात्रक कहिए। देखो ये राशियां मूल राशियां हैं और उनके मात्रक मूल मात्रक हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मैं लिख देता हूं, ये इंग्लिश रह गई है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट हैं, तो इन्हें भी हम फंडामेंटल यूनिट ही कहेंगे। इसको बाद में नोट कर लेना, अभी लिखना शुरू करिए कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति की पहली कैटेगरी आती है मूल राशियां, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स। और इनकी परिभाषा हम बनाएंगे कि वो राशियां जिनके पास स्वयं के मात्रक होते हैं, जिनके पास स्वयं के मात्रक। अब मेरे साथ नोट करना है ना, जब मैं बोर्ड पे लिखना शुरू करूं तो मेरे साथ नोट कर दिया करो। जिनके पास स्वयं के मात्रक होते हैं, विच हैव, ऐसे लिख लो, विच हैव इट्स ओन यूनिट। जिनके पास अपने मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, इनका नंबर कितना होता है? तो सवाल आता है, आपका उत्तर होगा इनकी संख्या 7 होती है। फटाफट से एक बार नोट करें, नोट हो जाए तो थम्स अप करना। अब आपने कैसे भी अलग अलग तरह की डेफिनेशन पढ़ी हो कि व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं। मैं किताबी भाषा से हटके बिल्कुल आपकी सामान्य भाषा लिखवाता हूं, एग्जाम में आप इसी से कर दोगे। बिल्कुल भैया, जितने न्यूमेरिकल आपके स्तर के हैं वो सभी कराए जाएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा, सॉरी ठीक बात है, फंडामेंटल। अगर हम यहाँ राशियों की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखें, सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ा सही कर लेना उसको। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब मूल राशियों की संख्या 7 होती है, इसको नोट कर लो पूरा। ये मूल राशियां फटाफट से, और उनके सामने मूल मात्रक, बस इतना नोट करना। अभी ये दोनों नोट करना, फटाफट से नोट करो, और नोट हो जाए तो एक बार हार्ट बना के भेज देना कि थम्स अप अब बहुत आ गए, फिर मिक्सिंग हो जाएगी। एसएससी जेई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। जब ये नोट हो जाए तो फटाफट से हार्ट बना के भेजिएगा। चलिए, नाइस, सभी ने बढ़िया से नोट कर लिया। अब देखो एक चीज को आप समझिए, इसको नोट मत करना। जैसे मान लीजिए मैं एक चैप्टर में बार बार किलोग्राम किलोग्राम आ रहा है, तो अगर मैं बार बार ऐसे लिखूं हिंदी या इंग्लिश में तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। आप हर एक विषय को देखो या हर मानव प्रवृत्ति को देखो,
हम चीज़ों को शॉर्ट में ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। जैसे किसी का नाम है धर्मेंद्र कुमार, आपका और भाई डी के क्या हाल है, डी के, पी के, सी के, ये सब सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, हम हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में सर्वनाम या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं चीज़ों को छोटा करने के लिए, तो विज्ञान में भी हम चाहते हैं चीज़ें छोटे में लिख जाएं। तो अगर बार बार मुझे ये लिखना पड़ रहा है, तो मैंने कहा कि यार आप ना शॉर्ट फॉर्म में किलोग्राम को केजी लिख लो। तो अगर कहीं केजी दिखेगा तो ये सिर्फ इसका एक संकेत है। एक बहुत बड़ा फोबिया आपको होता है विमाओं को लेकर, डायमेंशन को लेकर। भैया डायमेंशन याद ना हो, मैं क्यों नहीं याद होती हैं डायमेंशन? डायमेंशन इसलिए याद नहीं होती हैं, कहीं तो एम एल टी माइनस वन आ जाएगा, कहीं एम एल टू टी माइनस वन आ जाएगा, कहीं एम एल माइनस टू टी माइनस वन आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। मैं कहता हूँ इन क्लासेस के बाद में डायमेंशन और मात्रक वाला डर तो 100% आपका दूर हो जाएगा। और भी कई सारे डर हैं, भैया सदिश सदिश ना पता चले, याद करें सदिश, बाद में 4 दिन बाद उसी को हमारा दिमाग कहने लगता है अदिश, गलती कर बैठते हैं। तो ये भी आपका एक डर बिल्कुल इस क्लास से दूर होगा। हर चीज को समझते चलिए। पहले आप बताइए कि हाँ, ये बात मुझे समझ में आ गई कि केजी सिर्फ क्या है? केजी सिर्फ किलोग्राम का संकेत है, ये विमा नहीं है, ये डायमेंशन नहीं है। इस चीज को पहले श्योर करिए। आप उन चीजों की श्योरिटी दीजिए जिनमें आप कंफ्यूज हो। तो मैं किलोग्राम का सिंबल यानी प्रतीक शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? अभी सिंबल पे नजर मारना, विमा को छोड़ दो। किलोग्राम के लिए केजी, मीटर के लिए एम, सेकंड के लिए एस लिख दूंगा, एम्पियर कहीं आएगा तो ए लिख दूंगा, केल्विन आएगा तो के लिख दूंगा, मोल के लिए एमओएल, कैंडेला के लिए सीडी लिख दूंगा। ठीक है, बढ़िया आसान सी बात है। अब बात आती है विमाओं की। मैं कहता हूं भाई, विमा निकालना सबसे आसान है। कैसे आसान है? बस आप मुझे एक ये श्योरिटी दो कि एक तो कभी मुझसे ये मत पूछना विमा होती क्या है, पेपर में कभी सवाल नहीं आएगा। सिर्फ ये पूछेगा पेपर में कि ये राशि है, इसकी विमा बताओ, खत्म। या इस मात्रक की विमा बताओ, खत्म। तो मुझे ये श्योरिटी दो। अगर हाँ, तो फिर दूसरी श्योरिटी ये दो कि तुम्हें सिर्फ क्या याद करना है कि जहां भी मुझे केजी दिखेगा, मैं अगर विमा पूछेगा तो मैं उसके लिए एम लिख दूंगा। विमा हमेशा मात्रकों से बनती है, और ये सब क्या है? ये मात्रकों के संकेत ही तो हैं। तो जहां भी मुझे केजी दिखेगा वहां पर मैं विमा एम लिख दूंगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जहां भी मुझे एम मीटर दिखेगा मैं विमा एल लिख दूंगा। तुम गड़बड़ क्या करोगे? तुम इसके लिए स्मॉल एम के लिए बड़ा एम लिखोगे नहीं। देखो, विमा असल में यहां से बन रही है। हम द्रव्यमान की विमा एम लिखते हैं क्योंकि ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है। बट जब हम विमाएं बनाएंगे तो उनको हम मात्रकों से ही बनाते हैं। विमा हमेशा मात्रकों से बनती है। अभी समझाऊंगा कैसे। देखो, विमा मात्रकों से कैसे बनती है, समझिए। जैसे आपने कल मुझे चाल का मात्रक बताया, स्पीड का मात्रक बताया, मीटर प्रति सेकंड, कल हमने इसके बारे में बात की थी। चाल का मात्रक आपने मुझे बताया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे से हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे इंग्लिश और हिंदी में, हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे और हम सीधा सीधा कहेंगे कि मीटर प्रति सेकंड को हमें क्या लिखना है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो और क्या इसको लिख सकता है? अगर सेकंड नीचे है तो प्लस का, भैया जी सेकंड ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जैसे मान लो एक चीज लिखी हुई है मीटर प्रति सेकंड की पावर 2, तो ये ऊपर जाके कितनी हो जाएंगी? माइनस की 2 हो जाएंगी। नीचे है तो प्लस, ऊपर है तो माइनस। नीचे है तो प्लस, अभी असल में ना दिख नहीं रहा लेकिन इसके सामने एक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मीटर प्रति सेकंड को हम मीटर सेकंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। यहां वो आपको कंफ्यूज कर देता है, वो ऑप्शंस ये देता है, ये आप याद ये करके जाते हो। तो तमाम उन चीजों को हम बात करेंगे। ये तो हो गया इसका मात्रक। अगर तुम मुझसे पूछो इसकी विमा क्या है, चाल का मात्रक हो गया। अगर तुम मुझसे पूछो चाल की विमा क्या है, डायमेंशन क्या है, तो मैं तुमसे सिर्फ ये कहूंगा अगर तुम्हें मात्रक बनाना आता है तो विमा आपको अपने आप ही आ गई है। क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था कि एम की जगह विमा के नाम पे क्या लिख देना? एल, और सेकंड के लिए क्या लिख देना? टी, और -1 लिख के इन्हें एक बड़े बक्से में बंद कर देना। बड़े बक्से में ना भी बंद करो, कोई चल जाएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। विमा हो गई LT-1, हो गई, काम खत्म। जिसको मात्रक आता है उसको विमा आ जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं मात्रक सबको आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनना है। भैया विमा का डर क्लियर हुआ। हर राशि, अब हमने सभी राशियों की विमा एक साथ नहीं रटनी है। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आप रटते हो MLT-1 इसकी होती है, ML2T-2 इसकी होती है। अंधा
रट्टा तो आप किसी भी विषय में मत लगाइए। आपकी गलती नहीं है, आपका दिमाग ऐसी क्षमताओं के साथ बना ही नहीं है कि आप अंधा रट्टा लगा पाओ। या तो आप समझिए या उसको किसी ट्रिक के साथ एसोसिएट करिए। बताएंगे एक बार, क्लियर है कि ठीक है भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि बस आप ये याद रखिए कि किस सिंबल के लिए हमें विमा के नाम पे क्या लिखना है, इस बात को आप इंश्योर करिए। सेकंड के लिए क्या लिखना है, ए के लिए क्या लिखना है, के के लिए क्या लिखना है, मोल के लिए MOL लिखना है, CD के लिए CD ही लिखना है। तो देखो इनमें तो कुछ याद ही नहीं करना, जो इनके मात्रकों का संकेत है वही इसकी विमाओं का संकेत है ना। के के लिए थीटा लिख दोगे, और ये तो याद ही होते हैं MLT, ये फट से याद हो जाते हैं। ठीक है भाई, अभी आप उस चीज को मत समझो, ये नहीं भी समझ में आई छोड़ दो, इसको हम अच्छे से आगे समझेंगे जब हम गति वाला चैप्टर कर रहे होंगे, जब हम चाल पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे। अभी मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि हमने ये प्रतीक लिखे और उनकी जगह पे जब मुझसे विमा पूछेगा तो मुझे याद रहेगा कि किस प्रतीक के लिए विमा क्या है। इस बात के लिए इंश्योर करिएगा। भैया इसमें बताना कुछ नहीं है, लो मैं फिर से बता देता हूं भैया, तुम्हें इन प्रतीकों की जगह विमा के नाम पर ये याद रखने हैं, बस इतनी सी बात है। इन प्रतीकों की जगह, इन सिंबल्स की जगह विमा के नाम पर तुम्हें ये चीज याद रखनी है। ऐसे ना एकदम चीजों को घोट के पी जाने की कोशिश मत किया करिए। अभी थोड़ा समझिए, एक बार खुद से रिवाइज करो, खुद समझ में आ जाएंगे। अगर आप एक पॉइंट पे अभी अटक गए और उसी पे बार बार मंथन करते रहोगे तो बढ़ नहीं पाओगे आगे। अटक गए छोड़ दो उसको, जब रिवाइज करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आपके लेवल पे फिजिक्स याद करने वाली ज्यादा है, सच में लिटरली बहुत समझने वाली चीजें नहीं है। अच्छा, तो ये हमें समझ में आ गया। कहाँ थे हम थे कि हमें तमाम राशियों का बंटवारा करना था, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमने 7 उन राशियों को बुला के रख लिया जिनके पास अपने मात्रक हैं। अब बाकी कितनी राशियां बची? तो अगर इनफाइनाइट थी, वो अनंत थी, और अनंत में से 7 बाहर निकल के आ गई, तो बची तो फिर भी अनंत, बची तो अब भी इनफाइनाइट ही। एक समुद्र में से 7 लोटा पानी निकाल भी लोगे तो ये कहोगे समुद्र में तो 7 लोटा पानी कम हो गया, नहीं, आप कहोगे अभी भी इनफाइनाइट पानी है। तो अब हमने कहा कि देखो जो बाकी बच गई जिनके पास अपने मात्रक नहीं है, वो तमाम राशियों के मात्रक इन्हीं से मिलकर बनाए जाएंगे। उन सभी क्वांटिटीज की यूनिट इन सब से मिलकर हम बना देंगे, ये उनकी मदद कर देंगे। और चूंकि वो मूल राशियों से उत्पन्न होंगे तो हमने उनको बोला कि तुम्हारा नाम है व्युत्पन्न, यानी कि ड्राइव्ड, कि तुम किसी और के थ्रू ड्राइव होगे, तुम किसी और से उत्पन्न होगे। तो दूसरी कैटेगरी हमने किसकी बनाई? ये 7 हो गई। दूसरी कैटेगरी में हम रखते हैं बाकी जितनी भी राशियां बची, हमने सबको क्या बोल दिया? व्युत्पन्न राशियां। ठीक, व्युत्पन्न राशियां यानी कि ड्राइव्ड यूनिट्स। तो वे राशियां जिनके मात्रक, या मात्रक ही नहीं, वो राशि भी मूल राशियों की मदद से बनाई जाती हैं, यानी कि वो राशियां जो मूल राशियों की मदद से प्राप्त की जाती हैं, वो राशियां जो मूल राशियों की मदद से बनती हैं, उत्पन्न होती हैं, कुछ भी लिख दो, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। द क्वांटिटीज विच आर derived फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव होती हैं, जो मूल राशियों से ड्राइव होती हैं, उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशियां कितनी हैं? तो मैंने कहा फिर से 7 के अलावा सभी अनंत हैं। अगर तुम मुझसे इनकी संख्या पूछने लगे, पेपर में कभी इनकी संख्या नहीं आती है। एक मिनट,
भाई अभी ना एक इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी। ये राहुल तेवते सर का ही फ़ोन था और वो थोड़े से परेशान इस बात को लेकर थे कि उनकी जो क्लास है वो आपके लिए नहीं हो पा रही है और बिल्कुल परेशानी भी है। आप इंतज़ार करते होंगे लेकिन क्लास नहीं हो रही है, लेकिन आप उसका कारण ज़रूर जानते होंगे। उसका कारण है एसएससी में होने वाला प्रोटेस्ट। तो आपके लिए मांग उठाई गई थी, सर लगातार वहाँ बने रहे थे, इस वजह से सर आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे। देखो, मैं मानता हूँ कि पढ़ते तो हम रहेंगे ही, लेकिन अगर 2-4 दिन आपके लिए इस तरह से माँगें उठाई जाएँ तो वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई भी तभी सार्थक है जब आपके लिए इस तरह की आवाज़ें कोई बन के पहुँचे और आपको पता है कि सर ने कितना उनके लिए योगदान किया है। तो उस चक्कर में सर थोड़े से बिज़ी चल रहे थे, इसलिए वो बड़े परेशान से नज़र आए। मतलब मैंने देखा कि कितना सीरियसली वो इस बात को लेकर कह रहे थे कि थोड़ी-सी परेशानी इस बात को लेके हो रही है कि बच्चों की क्लास नहीं चल रही है। तो ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन कन्वे कराई है। उन्होंने सूचना अगली ये दी है कि कल से आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हों, निश्चिंत रहें। सर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के आपका जो भी पीछे का रह गया है, बैकलॉग हो गया है, उसको ज़रूर रिकवर करा देंगे। तो सर के लिए सर के ने सूचना दी है कि कल से ये क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है? चलो। ठीक है भाई। चलिए जी। अब देखो, सवाल पूछते हैं संख्या इनकी कितनी होती है। मतलब पेपर में कभी सवाल नहीं आता, बट अपनी जानकारी के लिए हम रखेंगे कि भाई इनकी संख्या तो अनंत होती है। अनंत का मतलब समझते हो आप? अनंत का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा हो, बस। अच्छा, आगे। हमारी गलती क्या होती है कि हम व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को रटना शुरू कर देते हैं, या व्युत्पन्न राशियों को रटना शुरू कर देते हैं। हमें रटना कुछ भी है ही नहीं। हर चैप्टर में हम व्युत्पन्न राशियां ही पढ़ेंगे, तो हर चैप्टर में समझेंगे, उनके मात्रकों को समझेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और मैं बार बार इसी एग्जाम्पल को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल लेते हैं चाल। स्पीड एक राशि है। अब मुझे बताओ कि चाल मूल राशियों में तो है नहीं, भाई फंडामेंटल में तो है नहीं। ये देखो, इनमें कहीं चाल नजर आ रही है? चाल कहीं नजर नहीं आ रही है। तो चाल एक व्युत्पन्न राशि है। अब चूंकि इसे मूल राशियों से मिलकर बनना चाहिए, जरा देखते हैं कैसे बनेगी ये। चाल का सूत्र आप बचपन से खूब पढ़ते आए हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप मुझे बताइए, चाल किन दो राशियों से मिलकर बनी? ये दूरी से मिलकर बनी और समय से मिलकर बनी, डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी है। क्या डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल हैं? क्या ये दोनों मूल हैं? जी हां। दूरी इसमें कवर हो जाती है और समय है ही। तो ये इन दो राशियों से मिलकर ये राशि बनी, इसलिए मैं इसको व्युत्पन्न कहता हूं, फंडामेंटल कहता हूं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, और सभी राशियों के बारे में हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते चलेंगे। तो व्युत्पन्न राशियां पूरी फिजिक्स में हम पढ़ते हुए चलेंगे, साथ ही उनके मात्रक भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो रटने की कोई बात ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई कि व्युत्पन्न राशियां मूल से मिलकर बनती हैं, फंडामेंटल से मिलकर बनती हैं, और इन्हें हम पूरी फिजिक्स में पढ़ते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गई हो, नोट हो गया हो, तो एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिए फटाफट से एक बार। एक बहुत अच्छा उत्तर, बहुत शानदार उत्तर आप सभी का, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है। चलो भैया, अब हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए यहाँ पे। भाई हमसे क्या कहा गया कि राशियां तुम्हें बांटनी है। बहुत सारी राशियां थी, मैंने कहा 7 वो राशियां हैं जिनके पास अपने मात्रक हैं, बाकी वो हैं जिनके पास अपने मात्रक नहीं हैं। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। मैंने सोचा यार यार बहुत थक गए, बहुत काम कर लिया, अब चलो थोड़ा सा सोते हैं। 2 राशियां अपना झोला टांगे खड़ी हैं अभी भी, कह रही हैं हमारा बंटवारा नहीं हुआ। अरे मैंने कहा भाई तुम कहाँ रह गई थी? मैंने कहा चलो अब बताओ तुम्हारे पास अपने मात्रक हैं या नहीं हैं, इसी आधार पे तो बंटवारा किया। उन्होंने कहा हमारे पास अपने मात्रक हैं। मैंने बोला अपने मात्रक हैं तो भाई मूल मात्रकों में जाओ ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज में चले जाओ, अगर तुम्हारे पास अपना है तो, किसी पे डिपेंड नहीं हो तो। उन्होंने कहा नहीं, अपने मात्रक हैं लेकिन फंडामेंटल में नहीं जाएंगे, हमें चाहिए स्पेशल इज्जत, अलग कैटेगरी बनाओ हमारे लिए। तो जैसे जब घर में शादी होती है ना, तो एक ही कमरे में बहुत सारे लोग एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं होता उतना।
लेकिन दो लोग ऐसे होते हैं, फूफा जी और जीजा जी, जिनको फुल इज्जत चाहिए, अलग से इज्जत चाहिए, उनको एक एक कमरे अलग चाहिए, या दोनों एक ही कमरे में एडजस्ट करेंगे, बट चाहिए सभी से सेपरेट। तो ये दो राशियां और बच गई। उन राशियों के लिए हमने एक अलग कैटेगरी बनाई। चलो ये तो मजाक की बात थी समझाने वाली। असल में हुआ क्या था कि ये राशियां बाद में खोजी गई। अब बाद में खोजी गई तो इनको जगह कहाँ दें? अगर मूल में जगह दोगे तो वो 7 की जगह 9 हो जाएंगी। दुनिया में किताबें छप गई, लोगों ने तमाम ने 7 पढ़ लिया। अब भैया या तो लोगों से कहते फिरो दुनिया की किताबों को बदलो, या हमने क्या किया कि यार चुपचाप तीसरी एक अलग ही कैटेगरी डिवाइड कर दो, जिसमें हमने इनका नाम ले दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि संपूरक राशियां कह लो, या इनके मात्रकों को संपूरक मात्रक कहते हैं। क्योंकि हम राशियों के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं तो हम राशियां ही कह देते हैं। यहां से नंबर तीसरी कैटेगरी बनी, तीसरा हिस्सा बना संपूरक राशियां। संपूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। और सप्लीमेंट्री यूनिट की कोई ऐसी डेफिनेशन तो रहेगी नहीं कि ये बाद में खोजी गई थी, ना कभी डेफिनेशन पूछता, बस आपसे ये पूछेगा कौन होती हैं संपूरक राशियां। तो संपूरक राशियों की संख्या 2 है, ए और बी। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी कोण, ये राशि है कोण यानी कि एंगल, और दूसरी राशि है घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। देखो कोण तो आप सब जानते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ये जो है ये इससे कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ये आपका कोण होता है। उसके अलावा घन कोण क्या होता है? सॉलिड एंगल। जैसे आपने कभी अगर तरबूज आप खाने गए हों तो आप पहले चीरा लगवा के टेस्ट टेस्ट करते हो ना, तो कैसा दिखता है आपको तरबूज? आप कहते हो कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल यही शेप आती है ना, जब आप चीरा लगवा के हिस्सा निकालते हो। तो यहाँ जो एंगल बनता है ना, ये गोल एंगल जो बनेगा ये वाला, ये जो गोल एंगल बनता है इसी को कहते हैं हम घनकोण यानी कि सॉलिड एंगल। पेपर में वैसे आपसे कभी ये चीज़ नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछेगा संपूरक राशियां सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन होती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 होती हैं, एक कोण होती है, एक घनकोण होती है। इनके मात्रकों को हम संपूरक मात्रक कह देते हैं। ये तो हो गई संपूरक राशियां, और इनके मात्रकों को हम संपूरक मात्रक कह देते हैं। तो लिखो संपूरक मात्रक। ये तो हो गई संपूरक राशियां, इनके मात्रकों को हम संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो संपूरक मात्रक कौन कौन होते हैं? देखो कोण का मात्रक जो है, अगर ऐसा ही मात्रक, ये ऐसा ही कैटेगरी तो चल रही है, कोई ऐसे तो कंफ्यूज नहीं है कि ना ना भैया ऐसा ही नहीं है, ये तो संपूरक है। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी का नाम है राम गोपाल और उनके बेटे का नाम है सौरभ, तो आप ये कहोगे ना ना भैया ये राम गोपाल जी का बेटा ना, ये तो सौरभ है। अरे भाई दोनों बातें एक ही तो है यार। तो या तो आप ये कहिए कि ये ऐसा ही संपूरक मात्रक है, या सिर्फ आप संपूरक मात्रक भी कह रहे हैं तब भी अंडरस्टूड है कि वो ऐसा ही का ही एक पार्ट है। यानी आप सौरभ कह रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि वो राम गोपाल जी का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, उनका बेटा है। तो संपूरक मात्रकों में कोण का मात्रक आपसे पूछेगा, तो देखो कोण के वैसे तो बहुत सारे मात्रक हैं। कोण को आप इंडिया में ज्यादातर डिग्री में मापते हो, लेकिन एसआई सिस्टम, अब आप एसआई सिस्टम का उद्देश्य याद करिए, एसआई सिस्टम किसी देश पर आधारित नहीं था। ऐसा ही सिस्टम था कि पूरे वर्ल्ड में यही चीज बोली जाएगी। आप अपने देश में कोण को चाहे डिग्री में बात करिए, मिनट में बात करिए, सेकंड में बात करिए, मिनट डिग्री सेकंड सब में मापा जाता है। लेकिन जब आप एक विदेश की बैठक में बात करेंगे तो आपको रेडियन ही कहना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कोण को इसमें मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है। और घन कोण जो है इसको किस में मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है स्टे रेडियन में। इसको मापते हो आप स्टे रेडियन में। बोलो आ गई बात समझ में? एक बार थम्स अप करो, हाँ क्लियर है। अब एक बात आपको मैं बताऊं, आप नोट करो, थम्स अप करो। जब मैंने शुरू में ये कहा था ना कि संपूरक राशियां, तो बहुत सारे साथियों का उत्तर था रेडियन स्टे रेडियन। मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब आपको वो चीज समझ में आएगी। आप गलत उत्तर कर रहे थे, आप मात्रक का उत्तर कर रहे थे, आप संपूरक मात्रक का उत्तर कर रहे थे। पेपर में ऐसे ही गलत करके आते हैं, पूछेगा संपूरक राशि कौन होती है, वो पहला ऑप्शन देगा रेडियन, दूसरा ऑप्शन कुछ और देगा। तुम कोण नहीं देखोगे, तुम राशि देखोगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बस आपको ये फर्क जानना है कि क्या राशि होती है और क्या मात्रक होता है।
तो संपूरक राशि कोण और घनकोण है, एंगल और सॉलिड एंगल है, और जो उनके मात्रक हैं, जो उनके यूनिट्स हैं, वो रेडियन और स्टेरेडियन। ये गलती अब आप प्लीज मत करना, रिक्वेस्ट है। ठीक है भैया, तो ये अगर मैं फिर से एक बार प्लेबैक में जाऊं तो हमने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को सीखा है, जिनमें हमने मात्रकों की 3 कैटेगरी बनाई हैं, फंडामेंटल, ड्राइव्ड, सप्लीमेंट्री। मूल मात्रक या मूल राशियां कहिए, व्युत्पन्न कहिए और संपूरक कहिए। मूल की संख्या 7 होती है, बड़े अच्छे से याद रखेंगे। पहले याद रखो कुल राशियों की संख्या कितनी है, तो कुल जो है वो इनफाइनाइट है, अनंत है। फंडामेंटल की संख्या 7 होती है, ड्राइव्ड की संख्या इनफाइनाइट होती है, सप्लीमेंट्री की संख्या 2 होती है। क्या सभी को फिंगर टिप्स पर याद हो गया? इसको बोलते हैं फिंगर टिप्स पर याद करना। सभी को याद हो गया? अगर हाँ तो एक बार हार्ट का सिंबल बना के भेजिए, फिर हम थोड़ा आगे चले। यहां तक की हमारी कहानी मात्रकों को और विमाओं को लेकर खत्म हो जाती है। अरे यार, मैं बार बार इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक कर देता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्वांटिटीज होगा, है ना, सॉरी भाई सॉरी। ये यूनिट है, ये क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। देखो, कुछ साथियों के मैं कमेंट देख रहा था कि भैया थोड़ा तेजी से चलो, फास्ट पढ़ाओ। वो शायद वो हैं जिन्होंने बेसिक से पढ़ रखा है, लेकिन साथ ही मैं एक बात बता दूं कि 2 तरह के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। एक वो जो आपके जैसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले, उनको ये बिल्कुल बेसिक लग रहा होगा, बट एक वो भी साथी हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से फिजिक्स सीख रहे हैं। और मैं आपको भी बता दूं कि आपने भले ही पढ़ रखा हो, लेकिन गोलमोल झोलमोल करके पढ़ रखा है। आपको एक क्लैरिटी यहाँ मिलेगी, और जिन्होंने बिल्कुल जीरो लेवल से कभी नहीं पढ़ा, उनके लिए तो 100% ये क्लास फायदेमंद है ही। अगर मैं स्पीड में चलता हूं तो साथियों का नुकसान होगा, बट अगर मैं स्लो चलता हूं तो जो साथी फास्ट चलाना चाह रहे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ 2-4 क्लास फालतू लग जाएंगी। लेकिन आप समझिए, ये फाउंडेशन बैच है, इसका उद्देश्य है हर एक चीज को बारीकी से, गहनता से प्रकाश डालकर चला जाए। तो मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, जो साथी ये कहते हैं तेज चलो, फास्ट चलो, स्लो पढ़ा रहे हो, प्लीज प्लीज आप इस तरह के कमेंट ना करें। उन साथियों के बारे में सोचें। बहुत सारे साथी, आप मानो मेरी बात को, ऐसे जुड़े हैं इस बैच से बड़ी उम्मीदों के साथ में, जो शायद 10-10, 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं, बड़ी मेहनत वो कर रहे हैं, खुद की कमाई से पढ़ रहे हैं, या घर की आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं है। इस सभी की उम्मीदों पर प्लीज़ इस क्लास को खरा उतरने देना। तो हम इस क्लास में बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, हर चीज़ को बहुत स्लो स्लो सीख कर चलेंगे। जब तक आप पुष्टि नहीं कर देते मुझे समझ नहीं आ गया, तब तक मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं अपना 100% जैसा मैं सिखाना चाहता हूँ, इसी बैच में सिखा सकता हूँ, क्योंकि बाकी बैचेस में तो एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि भाई इतने दिन में करना है, एग्जाम है, नज़दीक है, ये है वो है। चलो, तो यहां तक हमारा यूनिट्स वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हमें शुरू करना है मेजरमेंट वाला चैप्टर, यानी कि मापन वाला चैप्टर। एक चैप्टर हमारा खत्म पूरा। ठीक है, अब हम चैप्टर शुरू करेंगे मेजरमेंट। टीएच का मतलब चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और ये रहेगा हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब रहेगा मापन। लेकिन मापन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं यूनिट्स चैप्टर के, और मापन चैप्टर को फिर हम कल ही शुरू कर लेंगे, क्योंकि मापन चैप्टर को लगभग मैं 3 टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक हैं, और हर एक टॉपिक में तकरीबन मुझे 25-30 मिनट तो चाहिए, इतना समय अभी हमारे पास नहीं है। तो मैं आपसे जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसके क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, ठीक है? बाकी कल हम इसको शुरू करेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं, मुझे बताइए पहला। वैसे तो सारे क्वेश्चन आसान ही होंगे, कई बार हमने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, कि एमकेएस सिस्टम में फिर भी आपका एक रिवीजन हो जाएगा। एमकेएस सिस्टम में कल से मैं क्या करूंगा ना, कि आज मैंने टाइप तो कराए थे, बट मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, मैं सोचा था पहले दोनों के एक साथ करा दूं। आगे से मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर के एसएससी की सभी परीक्षाओं में उन टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन आए हैं, उनके क्वेश्चन भी साथ के साथ हम करते हुए चलेंगे। एक टॉपिक कवर किया, उसके साथ क्वेश्चन कर लिए एसएससी के तमाम। एक टॉपिक कवर किया, उसके साथ एसएससी के तमाम। तो एमकेएस सिस्टम में मुझे बताइए समय का मात्रक। एमकेएस सिस्टम में समय का मात्रक, यूनिट ऑफ टाइम इन एमकेएस सिस्टम। यूनिट ऑफ टाइम इन एमकेएस सिस्टम। तो बड़ा आसान सा सवाल है, कर लोगे आप। मीटर, किलोग्राम, सेकंड,
तो टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड होती है। अच्छा, एक चीज़ और मेरी आपसे पता क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कहाँ से करते हो किसी भी विषय के क्वेश्चंस की? चलो प्रीवियस ईयर मैं तो आपको करा ही दूंगा, बट आप खुद से भी क्या करो, बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जिनमें एसएससी के सभी परीक्षाओं में आए हुए सवाल दे रखे हैं। जरूरी नहीं आप अपनी ही परीक्षा के करो, एसएससी ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं उन सभी के उसमें सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज सवाल दे रखे हैं। बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं, तो आप कोई भी बुक एक उठाइए और उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करना शुरू करेंगे। ये आप सभी को करना है। बाकी मैं तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराता ही रहूंगा, बट बाकी विषयों के लिए मेरी आप सभी से सलाह है कि आप उनको करिए। अगला सवाल देखिए, एक थोड़ा बहुत ये सवाल आज से पहले शायद जो आपको कंफ्यूज कर सकता था, ये तो सब आसान सवाल है, बट शायद अब नहीं होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कोण का एसआई मात्रक, कोण का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ एंगल। तो जरा बताएं कोण का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ एंगल। ऑप्शन ए है डिग्री, या बी है रेडियन, ठीक, सी है बोथ, ए एंड बी, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, बहुत अच्छा उत्तर है, सभी का आंसर है कि भैया रेडियन इसका सही उत्तर है, बी है। लेकिन सुनो, मैं कह देता हूं कि मैंने इसमें से एसआई शब्द हटा दिया। अब जरा आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। कोण का मात्रक ऐसे लिखूंगा मैं, अब कोण का या के है या हैं, ऐसे ये सवाल ऐसे पूछा जा रहा है कि सिंपल आपसे पूछी जा रही है यूनिट ऑफ एंगल। अब क्या उत्तर रहेगा इसी का? बहुत शानदार, जिन्होंने इस बात को पकड़ लिया समझ लो बिल्कुल कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं गहराई के साथ। अगर सिंपल वो कह रहा है मात्रक कौन से हैं, तो भाई मात्रक तो डिग्री भी है, रेडियन भी है, दोनों ही मात्रक हैं। ऐसा ही पूछेगा तो हम लिमिटेड हो जाएंगे रेडियन के लिए, बट अगर हमसे जनरली पूछ रहा है तो फिर तो दोनों हैं, तो आपका उत्तर होगा सी। ऐसी चीजों पे हमें काम करना है। पहला सवाल देखो, किसी भी टॉपिक से बहुत गहरी बात समझा रहा हूं, अगर आपको समझ आए तो। एक तो होता है किसी भी टॉपिक से सीधा सवाल बनना, एक होता है घुमा के सवाल बनना। आप घुमा के बनने वाले सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है। हर एक विषय में अगर आप जिन सवालों को ये कहते हैं ना वो टफ है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल पेपर आया, वो असल में सिर्फ घुमा कर पूछे गए सवाल थे। ईमानदारी से बताइए, अगर आपने एग्जाम्स दिए हों या मॉक टेस्ट दिए हों, तो लगता तो है कि सवाल में वो टर्म यूज हो रही हैं जो मैंने पढ़ी हैं, बट एग्जैक्टली मैं आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, नहीं पहुंच पा रही हूं। लगता तो है कि ये सवाल की टर्म्स वही हैं जो हमारे चैप्टर में थी, बट मैं एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसके लिए आपको सिर्फ इसका एक ही समाधान है, आप किसी भी विषय को डेप्थ में पढ़ो, गहराई में पढ़ो। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, ट्रिक आदि की मदद से पढ़ोगे, तो आप कभी भी उन ट्विस्टिंग सवालों को नहीं समझ पाएंगे, आप कभी भी घुमाकर बनने वाले सवालों को नहीं कर पाएंगे। और एक मैं आपको और सच्चाई बताऊं, अपने 6 वर्षों का अनुभव झोंक रहा हूं आपको समझाने में, आसान और सीधे बनने वाले सवालों में सिलेक्शन का कंपटीशन नहीं होता, वहां रिजेक्शन होता है। कैसे? आसान सवाल सब सही करके आते हैं, आप सही करके आ रहे हो तो यह सुनिश्चित नहीं होता कि आप सेलेक्ट होंगे, लेकिन अगर आपने उनको गलत किया तो यह जरूर सुनिश्चित होता है कि आप फेल जरूर हो जाएंगे। तो आसान बनने वाले सवालों से सिलेक्शन तय नहीं होता, सिलेक्शन तय होता है जो घुमाकर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वहीं से बच्चे कटने शुरू हो जाते हैं, उन्हीं को गलत करने शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम जितना घुमाकर बनने वाले सवालों को करके आएंगे, ट्विस्टिंग क्वेश्चंस को करके आएंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम शुरू करेंगे मेजरमेंट यानी कि मापन चैप्टर को। मापन चैप्टर बहुत शानदार और ज़बरदस्त वाला चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ों को हम मज़े से पढ़ेंगे। बाकी आप सभी से एक निवेदन ये है कि जितना भी आप आज पढ़ते हैं उसे कल की क्लास में रिवाइज जरूर करके आइएगा, और फिर आगे से हम हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस भी करते चलें। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कल आप सभी के जो कमेंट थे बहुत अच्छे और बिल्कुल दिल को छू जाने वाले थे। ऐसा होता है ना कि जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हो तो उनसे एक एनर्जी तो मिलती है, लेकिन साथ ही एक प्रेशर भी बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ता है
जैसा अच्छा मैंने कल किया, आज किया, वैसा ही आगे भी करते रहने का। तो बिल्कुल मिलकर अच्छा करेंगे। बस इतना मैं कहूँगा, देखो अभी चैप्टर थोड़े से ईज़ी हैं, आसान हैं। आगे एक आधा चैप्टर ऐसा भी आएगा जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा। तो उसमें बस मुझे आपकी एक मेंटल प्रेज़ेंस चाहिए होगी, एक मेंटल एक्सेप्टेंस चाहिए होगी कि भैया आप सिखाओ, हम सीखने को तैयार हैं। बाकी हम मिलके कुछ भी सीख सकते हैं, कितना भी मुश्किल हो। कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।